हेलो एवरीवन। आई होप आप सब काफ़ी सेफ़ होंगे और अपना ये जो खाली टाइम है वो काफ़ी सेफली प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम है तो आई जस्ट होप हम टाइम पास ना कर रहे हों और रादर सोने की बजाय इस वक्त में हम पढ़ाई करें। साथ ही साथ अपने घर पे बने रहें, सेफ़ रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हमारी जो पिछली वीडियो थी वह इसी क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट था और अभी इस वीडियो में हम उसी सेम क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एज आई सेड कि जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम पहले ही पार्ट में क्वेश्चंस को कवर किए हैं और हम सेकंड पार्ट इसीलिए क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रही है वीडियो। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस गेम में स्कोलियोसिस जो कि एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा आर्चरी एंड शूटिंग में होता है, क्योंकि जैसे अगर हम कहें तो आर्चरी में फॉर एग्जांपल जो बो होता है वह काफ़ी हैवी होता है। तो अगर उसको काफ़ी देर टाइम तक हम अपने शोल्डर पे कैरी करेंगे तो हमारी जो स्पाइन है वो एक लेटरल साइड काफ़ी ज़्यादा बेंड हो सकती है और उससे स्कोलियोसिस के चांसेस होने होने बढ़ सकते हैं। स्कोलियोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, हॉकी एज वेल एज जिमनास्टिक एंड स्विमिंग में ऐसे चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि वह काफ़ी फ्री मूवमेंट वाले गेम हैं। यहाँ पे पूछते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। फूड में कितनी एनर्जी है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, यानी कि फूड में जो एनर्जी को कैलकुलेट करती है, फूड में कितनी एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी की यूनिट को हम क्या कहते हैं। तो फूड में उस यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने का सबसे अप्रोप्रिएट यानी कि सही तरीका क्या है। तो अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है यूज़ ऑफ लॉन्ग स्टिक्स टू रीच द विक्टिम, कि हम लंबी स्टिक्स का यूज़ करें उस विक्टिम तक पहुंचने के लिए। जब तक हम कॉल करेंगे हेल्प के लिए या फिर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे तब तक शायद थोड़ा देर हो जाए। तो इसीलिए उस वक्त कोई भी अगर लंबी स्टिक है तो उससे विक्टिम तक पहुँचे और उसको बचाने की रेस्क्यू करें। स्विमिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मे बी हम इतने अच्छे स्विमर ना हों। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्विमिंग पर तो हमें स्विमिंग पूल में ऑब्वियसली नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि डूबते हुए इंसान का वेट कैरी करना पानी में हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लोड डेंसिटी इज़ रिलेटेड विद वॉट। डेंसिटी का मतलब होता है द रेस्ट पीरियड और द रिकवरी पीरियड बिटवीन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जब भी हम लोड ज़्यादा देते हैं तो लोड देने के लिए हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिकवरी हमेशा देनी चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो लोड डेंसिटी हमेशा ऑप्टिमम यानी कि उचित रिकवरी से रिलेटेड है। अगर ज़्यादा रिकवरी देंगे तो परफॉर्मेंस कोई एनहेंस नहीं होगी, वही सेम लेवल पे हमारा लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी रहेगा। अगर लेस रिकवरी देंगे तो हमको फटीग होने के ज़्यादा चांसेस हैं और नो रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में ऑप्टिमम रिकवरी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लोड देने के साथ साथ सही अमाउंट ऑफ रिकवरी देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फार्टलेक विच मीन स्पीड प्ले इज़ अ वेरिएशन ऑफ। फार्ट प्ले एक स्वीडिश टर्म है जिसको हम स्पीड प्ले भी कहते हैं। तो फार्टलेक एक ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंतर्गत हम एंड्योरेंस डेवलपमेंट करते हैं और वह एंड्योरेंस डेवलपमेंट हम डिफरेंट टेरेंस पे डिफरेंट पेस के साथ भागकर करते हैं। तो यह एक फास्ट कंटिन्यूस मेथड है हमारी एंड्योरेंस डेवलप करने का। वहीं पर इंटरवल मेथड भी एक फास्ट कंटिन्यूस मेथड है अपनी एंड्योरेंस डेवलप करने का। सर्किट ट्रेनिंग से हमारी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस दोनों बढ़ते हैं और एक्सेलरेशन रन इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फार्टलेक एंड इंटरवल मेथड, यह दोनों एंड्योरेंस बढ़ाने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ फार्टलेक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए इज़ द राइट आंसर। फास्ट कंटिन्यूस मेथड है ये एंड्योरेंस बढ़ाने का, जिसको हम स्पीड प्ले भी कहते हैं। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स, हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट
हार्मोन बनाने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है फैट। ब्रेन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट। अगर हम बात करें ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है, जो हमारे ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है, दैट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। वहीं पे ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है, इट हेल्प्स फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। वहीं पे जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का पार्ट है, वह हमारे रेगुलेटिंग द हार्ट रेट में हेल्प करता है, हमारे जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। लेकिन यह जो गटेशन है, यह गटेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अगर आपने प्लांट्स के जो पोर्स होते हैं उसमें जो वाटर सब्सटेंस आता है, प्लांट्स के पोर्स में जो वाटर होता है वह एक गटेशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे उस वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यह ब्रेन का काम नहीं है, यह एक प्लांट का वाटर प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर है ए। ब्रेन इन तीनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लर्निंग अबाउट स्पोर्ट्स रूल्स, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस फॉल्स अंडर विच डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जब भी हम स्पोर्ट्स के रूल्स, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के बारे में लर्न करते हैं, बात करते हैं, तो वो इन लर्निंग के इन चारों में से कौन से डोमेन के अंतर्गत आता है? तो वह कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव से मतलब है नॉलेज या लर्निंग। तो जब भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो ब्रेन के कॉग्निटिव का पार्ट होता है। वहीं पे जो अफेक्टिव डोमेन है लर्निंग का, इट वर्क्स अराउंड द एटीट्यूड ऑफ द लर्निंग। ये हमारी फीलिंग्स पे बेस्ड लर्निंग होती है। साइकोमोटर जो लर्निंग होती है वो हमारी, क्योंकि यहाँ पे मोटर वर्ड है, मोटर यानी कि स्किल और साइको यानी कि हमारे ब्रेन या माइंड। तो जो साइकोमोटर लर्निंग होती है वो हमारी स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। वहीं साथ ही साथ जो एसोसिएटिव लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग लिंक्स थ्रू लिंक्स, दो स्टिमुलस में लिंक पैदा किया जाता है जिसके बेसिस पे लर्निंग होती है। जैसे कि पैवलोव ने अपनी कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत या कंडीशनिंग लर्निंग के अंतर्गत कुत्ते को फूड और बेल में एक एसोसिएटिव लिंक पैदा किया कि वैसे तो फूड देखकर, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है कुत्ते के लिए, उसके मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जब बेल और फूड को इकट्ठे दिखाया गया कुत्ते को, तो उसके कुछ समय के बाद जब भी कुत्ता जब उस बेल को देखता था तो उसके मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन होता था, क्योंकि उसने बेल का दिखाना और फूड का जो सामने आना, इन दोनों स्टिमुलस को एसोसिएट किया, लिंक किया। तो एसोसिएटिव लर्निंग हमेशा दो स्टिमुलस के बीच में लिंक पैदा करने की बात करती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव लर्निंग जो है वह नॉलेज बेस्ड होती है। तो अगर हम स्पोर्ट्स रूल्स और हिस्ट्री और ट्रेडिशन, जब भी हम कोई नई नॉलेज गेन करते हैं तो हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर है ए। इन पैनल डिस्कशन देयर इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑडियंस। तो इसका सही आंसर है 4 to 8 एक्सपर्ट्स एंड ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस। पैनल डिस्कशन में 4 से 8 एक्सपर्ट और एक लार्ज ग्रुप होता है ऑडियंस का। टेक्निक इन स्पोर्ट्स इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोसीजर टू टैकल और कोप अप विद। एक्चुअली में टेक्निक है क्या? तो टेक्निक कोई भी एक तरीका है कोई मोटर टास्क करने का, कोई भी मोटर एक्टिविटी करने का टेक्निक एक तरीका है। तो स्पोर्ट्स में टेक्निक से मतलब होता है किसी भी मोटर टास्क को टैकल करने का या कोप करने का तरीका। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल। अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो हमने जो गोल बनाया है वह मीनिंगफुल होना चाहिए, इनमें से किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो एक्चुअली में जो हमारे गोल्स होते हैं या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे शुड बी बेस्ड ऑन द नीड एंड द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट। वह हमारे जितने भी गोल्स होते हैं वह सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए या अचीवेबल होने चाहिए। तो वह हमारी नीड्स एंड पर्पस पे डिपेंड करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वॉट। तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड के एक्सीलेंट सोर्स होते हैं। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉट। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हमें होल ग्रेन फूड से मिलते हैं, जैसे कि गेहूँ,
स्पीड इज कंसिडर्ड टू बी डिटरमाइनिंग फैक्टर इन वॉट? स्पीड इनमें से किसके लिए एक डिटरमाइनिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स। जब भी हम एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो 100 मीटर रेस होती है, 100 मीटर रेस एक एक्सप्लोजिव स्पोर्ट के रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसीलिए स्पीड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। अगर इंडोरेंस की बात करें तो इंडोरेंस और स्पीड, ये दोनों बहुत ही स्पीड मिनिमम पॉसिबल टाइम में किसी एक्टिविटी को करना है, और इंडोरेंस हम कितनी देर तक कर पा रहे हैं। वहीं पर प्रिसीजन यानी कि कितनी एक्यूरेसी है, जैसे कि आर्चरी या शूटिंग, हम कितने एक्यूरेट हैं अपने अपने गोल को हिट करने में। पावर स्पोर्ट्स भी स्ट्रेंथ स्पीड के बारे में बात करता है, लेकिन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चलते हैं। अगर हमारी एक्सप्लोजिव पावर होगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होगी, तो हम स्पीड अच्छी होगी, और स्पीड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफ़ ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मसल्स आर ओवरलोडेड फॉर द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, सुपर कॉम्पनसेशन कहाँ पर होगा? वो कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी मसल पे हमने स्ट्रेंथ बढ़ाकर ओवरलोड दिया, तो जो सुपर कॉम्पनसेशन है वो कहाँ पर टेक प्लेस करेगा? तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें, तो अगर हम एक बाइसेप कर्ल करते हैं डंबल के साथ, तो बाइसेप कर्ल करते वक्त हमारी बाइसेप मसल्स एज वेल एज हमारी फोर आर्म मसल्स, ये दोनों ही काम कर रही होती हैं जब भी हमको बाइसेप कर्ल करना होता है। लेकिन जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वो हमारी बाइसेप्स का एरिया होता है। इसीलिए जो हमारा सुपर कॉम्पनसेशन फेज़ है, इट विल टेक प्लेस ओनली इन द एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी बाइसेप्स की मसल पे जितना कॉम्पनसेशन होएगा या जितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली हमारी फोर आर्म्स पे उतना कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सुपर कॉम्पनसेशन, जब भी हम किसी मसल पे इंक्रीज स्ट्रेंथ देते हैं या ओवरलोड करते हैं, तो वह एक सर्टेन एरिया पे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। फॉर एन ओपन ब्लीडिंग वूंड हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई घाव या खुला घाव है जहाँ से खून बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई खुला घाव है जहाँ से खून बह रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उसको डायरेक्ट और प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ एंड अप्रोप्रिएट, वह प्रेशर ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, डायरेक्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ उस एरिया को एलिवेट कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए, टिल्ट कर देना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ ब्लड फ्लो कम हो और कम ब्लड बहे। टॉनिके से मतलब है कि कोई भी बैंडेज या कपड़ा यूज़ करके उस जगह को बांध देना, लेकिन एक्चुअली में हमें इसके साथ साथ एलिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाई शुड बी अ टीचर एंड आइडियलिस्ट एंड सेट एग्जाम्पल्स? एक टीचर को आइडियलिस्ट क्यों होना चाहिए और एग्जाम्पल सेट क्यों करने चाहिए? तो इसका बहुत ही सीधा सीधा आंसर है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर्स के हर एक एक्शन को या बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, यानी कि दोहराते हैं या रिपीट करते हैं। तो एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए अपने एक्शंस को लेकर और अपने वैल्यूज़ को लेकर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारा टाइम उनको इमिटेट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर है डी। What would you do if you notice that students tend to doze off in your class? अगर आपको पता लगे कि स्टूडेंट आपकी क्लास में डोज ऑफ यानी कि सो रहे हैं या नींद का झोंका उनको आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको स्टॉप टीचिंग फॉर अ वाइल, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे टीचिंग फ्लो को रोकेगा। ना ही हम उनको फटकारेंगे या डांट लगाएंगे, रेप्रिमांड, ना ही हम उनको फिजिकली एक्टिव होने का चांस देंगे, क्योंकि वह पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो वह टीचिंग के फ्लो को तो रोकेगा ही, साथ ही साथ जब वह कोई पर्टिकुलर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो बाकी क्लास डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे। हम रादर एक कमांड सीकिंग अटेंशन उनको देंगे, जिससे उनका ध्यान वापस से हमारे लेसन में आए, और अगर हम कहें तो उनका हल्का सा ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे उनका वह जो डोज ऑफ वाला फेज़ है वो वापस से हमारी पढ़ाई में, हमारे टॉपिक में आ जाए। वॉट इज़ मेंट बाय कम्युनिकेबल डिसीज़? कम्युनिकेबल डिसीज़ का क्या मतलब है? तो यह तो बहुत ही सीधा आंसर है। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है इट इज़ अ कंटेजियस, जो कि एक
इंसान से, इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे अनइन्फेक्टेड इंसान में फैलती है। यह कंटेजियस डिसीज है विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ना ही ये जेनेटिक होती है और ना ही पेशेंट कम्युनिकेट्स अ कंडीशन टू हिज, ना ही वो पेशेंट अपने हेल्थ और केयर, ये सभी राइट डेफिनेशंस नहीं है। इसकी कम्युनिकेबल डिसीज़ की राइट डेफिनेशन यही है जो कि सब चीज़ कंसिडर कर रही है कि एक इंसान से, एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे अनइन्फेक्टेड इंसान में फैलना किसी न किसी सोर्स के थ्रू, तो वह कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। वॉट इज़ द टर्म फॉर डिसीजेज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ? जब भी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है तो वह डिसीज़ कौन सी होती है? तो वह है कैंसर। इसका सीधा सीधा आंसर है कैंसर में सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिसीज़ होती है। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन? बच्चों में और इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स के यानी बहुत छोटे बच्चों में पुअर पोस्चर का सबसे ज़्यादा मेजर कॉज क्या है? तो उसका सही आंसर है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की सही मात्रा ना मिल पाना उनको, या न्यूट्रिशन की कमी रहना उनकी बॉडी में। इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो अपने बच्चों को है वह न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं करा पाती। तो ऐसी सिचुएशन में मेल न्यूट्रिशन की परिस्थिति ऊपर सामने आती है और बच्चों को पुअर पोस्चर जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जैसे कि नॉकनी या फिर बोलेग्स इसका एक एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हर्डल जंप्स इन स्टीपल चेज? स्टीपल चेज में कितनी हर्डल जंप्स होती हैं? तो स्टीपल चेज में 28 हर्डल जंप्स होती हैं और 7 वाटर जंप्स होती हैं, और इसमें डिस्टेंस 3000 मीटर होता है। व्हाट वाज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन अगस्त 2016 इन रियो डी जेनेरियो? जो 2016 के रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक गेम्स थे उनका मोटो क्या था? तो उनका मोटो था अ न्यू वर्ल्ड। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय? कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके थ्रू होता है? तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाई थी अपनी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि जिनके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर बीमारी किस पैथोजन के थ्रू होती है। तो उसमें एक ट्रिक थी कार में HDPM। तो ये जो E है दैट इज़ फॉर इन्फ्लुएंजा एंड C इज़ फॉर कॉमन कोल्ड। तो इस तरीके से हमने याद करने का तरीका बताया था, और ये सारी वायरस बॉर्न डिसीजेज हैं, क्योंकि यह ट्रिक वायरस बॉर्न डिसीजेज के लिए थी। तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय द वायरस। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वॉज रिवाइव्ड बाय होम? तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन क्या कहती है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में आई, यह एम्फेसिस देती है एजुकेशन सेक्टर में से डिस्पैरिटी हटाने के बारे में। यानी कि हम बात कहें तो एजुकेशन सेक्टर में इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के बारे में, कि सभी को, चाहे वो SC/ST कम्युनिटी हो चाहे विमेंस हो, सभी को एजुकेशन से रिलेटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप चलाई हैं या फिर टीचर्स की रिक्रूटमेंट बढ़ाई है, या और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया है। तो यह नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एजुकेशन सेक्टर में इक्वालिटी की बात करती है। वहीं पे 1990 में इस एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव किया गया, और यह एजुकेशन पॉलिसी वॉज रिवाइव्ड बाय राममूर्ति कमिटी। इसीलिए इसका दूसरा नाम राममूर्ति रिव्यू कमिटी रख दिया गया। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज रिवाइव्ड बाय राममूर्ति कमिटी। प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड बाय व्हाट? प्लायोमेट्रिक्स की जो ट्रेनिंग है यह एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, या स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अंदर हम जो ट्रेनिंग है वो हर्डल जंप्स इसका एक तरीका है या पार्ट है। वॉन्ड्स का मतलब होता है जो मजिशियंस अपनी स्टिक्स यूज़ करते हैं मैजिक करने के लिए, दैट्स वॉन्ड्स। एंड रोप क्लाइंबिंग एंड एक्स्ट्रा वेट से ज़्यादा बेहतर तरीका हर्डल जंप्स है, क्योंकि हर्डल जंप्स प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या मेथड है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर रिएक्शन टाइम इन स्पोर्ट्स में बेहतर रिएक्शन टाइम हो, यह डिपेंड करता है इनमें से किस पर? तो बेहतर रिएक्शन टाइम होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं।
रिसेप्टर्स वह चीज़ है या वह ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के थ्रू स्टिमुलस को फटाफट से रिसीव करें। जैसे कि हमारे आँखें या हमारे स्किन या हमारे कान, हम जितनी जल्दी बाहर के स्टिमुलस को रिसीव करेंगे उतना जल्दी हम रिएक्ट कर पाएंगे। और अगर हमारा रिएक्शन टाइम स्लो है या हमारे रिसेप्टर्स स्लो हैं तो हमारी बेटर स्किल या बेटर टेक्निक, इनका कोई फ़र्क नहीं है, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो रिसेप्टर्स इज़ एक्चुअली द राइट आंसर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर रिएक्शन टाइम इज़ रिसेप्टर्स। द पेप टॉक इज़ रिलेटेड टू, पेप टॉक इनमें से किससे रिलेटेड है? पेप टॉक का मतलब होता है वह कोई भी मोटिवेशनल टॉक जो कि एनकरेज करती है काम को करने के लिए या अच्छे से 100% डेडिकेशन से काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो यह साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का पार्ट है क्योंकि यह मोटिवेटिंग होता है और एनकरेजिंग होता है। द इंडियन हु वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल, इनमें से कौन सा इंडियन है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? तो वह आंसर है सीधा सीधा अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में पनिशमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? तो जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट कभी भी एक प्लेजेंट फीलिंग नहीं छोड़ती जो इंसान पनिश किया जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वह इंसान इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग। पनिशमेंट हमेशा एक अनप्लेजेंट फीलिंग यानी कि नापसंद आने वाली फीलिंग जनरेट करती है। हालांकि पनिशमेंट से वह काम थोड़े टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा, अगर बच्चे शांत नहीं हो रहे तो थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएंगे। बट अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन की या लार्जर टर्म्स की बात करें तो वह लंबे समय तक इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे ने डर के मारे वह काम किया होगा लेकिन मन से नहीं किया होगा। तो इट डज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली। ना ही ये इट प्रिवेंट्स टीम वर्क भी नहीं प्रोवाइड करती, ना ही साथ ही साथ इट कॉजेज एम्बेरसमेंट इन चाइल्ड, ये बच्चों में एम्बेरसमेंट पैदा करने का भी रीज़न होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वह है अनप्लेजेंट फीलिंग। बच्चों के अंदर पनिशमेंट से अनप्लेजेंट फीलिंग आती है जिससे उनके मन में बाकी आगे चलकर काफ़ी सारे फैक्टर्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ वर्थी ना फील होना कि या फिर बहुत टाइम तक दुखी रहना या फिर अच्छे से परफॉर्म ना करना। उनके अंदर साइकोलॉजिकल एक फ़ाइट चलती रहती है दिमाग में कि क्योंकि, और उसका मेन रीज़न होता है पनिशमेंट। द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, कि लर्नर सेंटर्ड यानी कि जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे। और इन सब में जब भी एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन में हमें ज़्यादातर लर्नर पे यानी कि स्टूडेंट पे फोकस करना होता है कि हम क्या तरीके अपनाएं जिससे वह बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाए। तो यह एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लर्नर बेस्ड ही होंगे और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होंगे कि आपकी लर्निंग को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब भी लर्नर सेंटर्ड यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो वह उसका मेन या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? तो उसका मेन या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग। जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ करवाते हैं, जब वह बच्चा कोई चीज़ खुद से करता है और फिर उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है, यूज़ भी करता है, तो लर्निंग सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमें इंग्लिश का कोई वर्ड सीखना है तो पहले तो अगर हम सिर्फ रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करने से तो जितनी लर्निंग होगी उससे कहीं गुना ज़्यादा लर्निंग हमको उस वर्ड को अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, विच मीन्स लिविंग विद दैट लर्निंग, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो वह लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, उसको यूज़ करना, किसी एक्टिविटी को यूज़ करना, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में उसको उसके साथ जीना, तो वो बेहतर लर्निंग का एस्पेक्ट है और कार्डिनल प्रिंसिपल है। लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि हम खुद तो बच्चों को दिखा रहे हैं पर बच्चा खुद से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसकी कंपैरेटिवली कम लर्निंग होगी। एंड लिविंग में
पहले उसका यहाँ पे लिविंग और डूइंग दोनों इकट्ठे होने चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग, इसीलिए इसका सही आंसर है ए। द रिकवरी प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, रिकवरी प्रोसेस का दूसरा नाम है ट्रांजिशन फेज। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं या फिर फेजेस की बात करते हैं ट्रेनिंग प्लान बनाने की, तो उसके 3 फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज एंड रिकवरी फेज। तो यह रिकवरी फेज का दूसरा नाम ही ट्रांजिशन फेज होता है। द मैक्रो साइकिल अ ट्रेनिंग साइकिल इज रिलेटेड टू, जब भी हम वही ट्रेनिंग साइकिल की बात करते हैं कि अपना कोई प्लान करना है हमें एक सर्टेन या पर्टिकुलर मेजर कंपटीशन से पहले, तो हम साइकिल या फिर ट्रेनिंग साइकिल बनाते हैं। तो जो वह 3 है, जैसे मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। तो जो मैक्रो साइकिल होती है यह ईयरली बेस्ड प्लान होता है, जो मेजो साइकिल होती है वो मंथली बेस्ड होता है, और जो माइक्रो साइकिल होता है वो वीकली बेस्ड होता है। तो यहाँ पे मैक्रो साइकिल के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो मैक्रो साइकिल यानी कि ईयरली ट्रेनिंग प्लान होता है। ओलंपिक फ्लेम was from the first time ceremonially lighted and burnt in a giant torch the entrance of the stadium at, कि एक्चुअल में ओलंपिक फ्लेम सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ओलंपिक फ्लेम सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा एडेड या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँ, तो 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक्स हैं वहाँ पे ओलंपिक जो टॉर्च रिले शुरू की गई थी, यानी कि ओलंपिक फ्लेम को लेकर दौड़ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप इनको थोड़ा याद रखें कि फ्लेम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, लेकिन द टॉर्च रिले वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड बिटवीन द फॉलोइंग डेट्स, जो सबसे पहले एशियन गेम्स थे वो इनमें से कौन सी डेट्स में हुए थे। तो उसका आंसर है ए, 4 मार्च टू 11 मार्च ऑफ 1951। द पीकिंग इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद, पीकिंग का मतलब है सर्वोत्तम या उच्चतम परफॉर्मेंस को प्राप्त करना, यानी कि पीक यानी कि चोटी यानी ऊंचाई। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीक कब आनी चाहिए, या फिर हम अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी अपने प्लान्स करते हैं या साइकिल्स बनाते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, उसका मेन मकसद होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वह मेजर चैम्पियनशिप के वक्त उभर के आए। जो हमारी उच्चतम या सर्वोत्तम परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, हमारी सर्वोत्तम यानी कि पीक परफॉर्मेंस है, वो हमारी मेजर चैम्पियनशिप को कंसिडर करके की जाती है, ना ही बिल्डअप चैम्पियनशिप्स को, ना ही माइनर कॉम्पिटिशन्स को, ना ही माइनर चैम्पियनशिप्स को। तो इसका सही आंसर है बी। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो कि ओलंपिया में होते थे हर 4 साल में, वो कब से कब तक हुए। तो 776 में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स शुरू किए गए, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, और 393 AD में वह बंद कर दिए गए बाय थोडोसियस, जो कि एक रोमन एम्परर थे, थोडोसियस। द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइजीन, इनमें से कौन सा हाइजीन का पार्ट नहीं है। तो उसका सही आंसर है मीडिया हाइजीन, क्योंकि देयर इज नो हाइजीन। मेंटल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, यह सभी हाइजीन का पार्ट है, एंड पर्सनल हाइजीन भी। द फॉलोइंग इज नॉट अ की टू सेफ फूड, इनमें से कौन सा एक सही तरीका नहीं है फूड को सेफ रखने का। तो यह भी एक सही तरीका है, यूज़ ऑफ सेफ वाटर भी एंड सेफ टेम्परेचर भी। यह तीनों ही फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं फूड को सेफ रखने का, लेकिन कीपिंग रॉ फूड यानी कच्चे फूड को और कुक्ड फूड को साथ में रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू कीप द फूड सेफ। तो इसका सही आंसर है डी, द फॉलोइंग इज नॉट, क्योंकि वह पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इनमें से यह सभी हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं सिवाय एक के। तो हेल्थ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड हैविंग अ गुड इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर हेल्थ एजुकेशन एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कितनी विश्वसनीयता है उन प्रोग्राम्स की तरफ या हेल्थ एजुकेशन की तरफ। यह तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सिवाय ऑर्डर्स के। तो यह इसका सही आंसर है, 90 का आंसर है ए। द फॉलोइंग आर द मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यस इन में से जो 3 ऑप्शन हैं वह हेल्थ एजुकेशन के लिए यूज़ की गई मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं सिवाय एक के। तो अगर हम यहाँ बात करें
तो टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, यह सभी, अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें, यह तीनों एक जैसे हैं, लेकिन सेमिनार्स इज़ अ डिफरेंट वे। तो सेमिनार सबसे अलग है, ऑड वन आउट है, तो इसका सही आंसर सेमिनार्स है। वैसे भी टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट, इनके थ्रू हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट हो पाएगी रादर देन सेमिनार्स। दी फॉलोइंग आर दी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़, यह सभी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं एक्सेप्ट वन। तो बहुत ही ईजी है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, यह तीनों ही पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसको हम हंचबैक भी कहते हैं क्योंकि हमारे थोरासिक रीजन में एक बम्प आ जाता है। स्कोलियोसिस को के अंदर हमारा लेटरल कर्वेचर आ जाता है स्पाइन में। वहीं पर लॉर्डोसिस में हमारी लंबर बैक में, हमारी जो लंबर बैक है वह उसमें एक्स्ट्रा कर्व आ जाता है अंदर की साइड, इन्वर्टेड। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका सही आंसर है क्योंकि यह एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है। रादर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स जो हैं टुवर्ड्स एंड, यहाँ टुवर्ड्स एंड वह सॉफ्ट होती हैं और थोड़ी कार्टिलेजिनियस होती हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो हमारी बोन्स के एंड होते हैं, इनका डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो यह एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, रादर ये एक बोन्स की प्रॉब्लम है, डिसीज़ है। दी फॉलोइंग आर दी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यह सभी प्रोटीन्स का गुड सोर्स है एक्सेप्ट वन। तो नट्स से भी हमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है, पोल्ट्री से भी यानी चिकन एंड ऑल से, फिश से ही मिलता है, सिवाय जैगरी के, बिकॉज जैगरी इज द गुड सोर्स ऑफ आयरन। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन इज, मैराथन का स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या है? तो मैराथन का स्टैंडर्ड डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर्स। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर हर्डल इवेंट्स, मेन के लिए जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है हर्डल इवेंट्स का, उसका सही आंसर है 110 मीटर्स एंड 400 मीटर हर्डल्स। द ऑपरेशन ईयर फॉर नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका ऑपरेशनल ईयर कौन सा है? तो उसका आंसर है 1990। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी इज सिचुएटेड एट, जो इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी है, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी का मेन काम होता है ओलंपिक के सोल को या उसके एथिक्स को या उसकी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना, जो कि जितने भी एजुकेशनल बेस्ड या रिसर्च बेस्ड काम होते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक के थ्रू वर्ल्ड को जोड़े रखना या ओलंपिक मूवमेंट्स के थ्रू, तो वह ओलंपिक अकेडमी, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी का काम है और इसके हेडक्वार्टर्स ग्रीस में है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम, इनमें से सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग कहाँ पर लहराया गया? तो वह हुआ था 1920 के एंटवर्प में, 1920 के ओलंपिक्स में, जो कि एंटवर्प में हुए थे। इफ़ यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट, कि अगर हम बच्चों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एक क्लास में, तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो जहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग की या मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, तो हम हमेशा एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एंगेज रख पाएँ। तो इसका सही आंसर होगा डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन में बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, हमारे साथ बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और हम भी। वहीं पर डिमॉन्स्ट्रेशन में इज़ नॉट अ राइट टेक्निक, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में सिर्फ बच्चे बैठकर देखेंगे, उनका खुद का पार्टिसिपेशन तो है नहीं, सिर्फ लिसनिंग होगी जो कि बहुत बोरिंग हो सकती है और इतना उसका इफेक्ट ना आए। रेसिटेशन में भी उनको सुनना होगा तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन सभी का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। सेम गोज विद रोल प्ले इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर टू इंश्योर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसका सही आंसर है डिस्कशन, जिसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्लास के सभी स्टूडेंट्स का। अगर हम इफ़ यू टीच अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम, अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की मिक्स्ड क्लास पढ़ा रहे हैं तो हम इनमें से कौन सा मेथड अपनाएंगे जिससे उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन इम्प्रूव हो? तो जब भी हम बॉयज़ और गर्ल्स को इकट्ठा पढ़ा रहे हैं तो हम कोई ऐसा टास्क देंगे जिससे उन दोनों को, बॉयज़ को एंड गर्ल्स को, इकट्ठा काम करना पड़े और अननोइंगली उनमें कोऑपरेशन या टीम बिल्डिंग स्किल जनरेट हो। तो इसका सही आंसर होगा
बी, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर. मेकिंग गर्ल्स एंड बॉयज शेयर अ बेंच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि बेंच शेयर करने से उनके अंदर कोऑपरेशन नहीं होता. ना ही आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, यह भी कोई बहुत ही बेहतर तरीका नहीं है, बिकॉज हम वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होंगे देन पेरेंट्स. टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन, ये भी नहीं होगा. एक्चुअल में यह सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम उनको अननोइंगली उनके अंदर कोऑपरेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप यह आपके लिए यह क्वेश्चन सीरीज आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहे और हेल्पफुल रहे. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द बेस्ट कंटेंट, बिकॉज हम हमेशा कंटेंट पे एंड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. और इसी के साथ एज मच एज टैलेंट काउंट्स एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एफर्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना. हार्डवर्क हमेशा कारगर साबित होता है. हार्डवर्क कभी इट नेवर गोज़ इन वेन. तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में.